Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और एनालॉग की सीरीज में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। हमने बीजेटी स्टार्ट कर लिया था और बीजेटी में हमने उसका एक्टिव रीजन में उसकी ऑपरेशन देख ली थी, उसकी डीसी बाइसिंग की तरह देख ली थी कि उसमें डीसी सर्किट में हम केसीएल केबल कैसे लगाएंगे। उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन देख ली है, कॉमन इमीटर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर बेसिकली कॉमन इमीटर की तरह ही होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनस्टेबिलिटी इन कलेक्टर करंट। बेसिकली कलेक्टर करंट क्या है? दिस इज द आउटपुट करंट ऑफ द बीजेटी। तो हम क्या चाहते हैं कि कलेक्टर करंट स्टेबल रहे। अब मैं अभी बताऊंगा आपको कि अगर स्टेबल नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। बेसिकली अपनी ऑपरेशन जो अपना एम्पलीफायर है या फिर कोई भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो अगर कलेक्टर करंट स्टेबल नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है अपने सर्किट में। तो हम यही चाहते हैं कि हम जो भी सर्किट बनाएं, हम जो भी बाइसिंग करें, अपनी कलेक्टर करंट स्टेबल रहे, आउटपुट करंट स्टेबल रहे। तो अनस्टेबल करने के उसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि आईसी की जो एक्सप्रेशन आया था, आईसी का एक्सप्रेशन कुछ ये था, आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईबी प्लस 1 + बीटा इंटू आईसीओ, 1 + बीटा इंटू आईसीओ। यहाँ पे देखो तीन फैक्टर हैं। एक तो है बीटा जो आईसी, जो आपकी आईसी डिपेंड कर रही है। एक तो है बीटा, एक है आईबी और एक है आईसीओ। अगर मैं इन तीनों फैक्टर को बोलूं कि इन तीनों फैक्टर की वजह से आईसी चेंज हो सकती है। अब एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अगर आपका टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, मेन फैक्टर होता है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ते हैं, तो मेन एनवायरमेंटल फैक्टर होता है टेम्परेचर। कि उसमें हमें टेम्परेचर को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। टेम्परेचर अगर आपका वेरी करेगा तो जो सर्किट की ऑपरेशन है वो हो सकता है आपकी डिस्टर्ब हो जाए। तो मेन होता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से अगर आपकी कोई भी वैल्यू चेंज होती है, बीटा, आईवी या आईसीओ, कोई भी वैल्यू चेंज होती है, तो आईसी की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर, टेम्परेचर वेरी करने पर आईसी की वैल्यू वेरी कर रही है। वेरी करने का मतलब क्या है? अनस्टेबल है। इसका मतलब अगर मैंने एक सर्किट बनाया, मैंने एक बाइसिंग की जिसमें मैंने आईसी की वैल्यू बोल दी कि 3 मिली एम्पियर है, बट वो एक्चुअली में 3 मिली एम्पियर नहीं है। वो टेम्परेचर वेरी होने की वजह से हो सकता है वो 2.5 मिली एम्पियर जा रही है, या फिर 2 मिली एम्पियर जा रही है नीचे की तरफ, या फिर और बढ़ रही है 3.5, या फिर 4 मिली एम्पियर हो रही है। इसका मतलब जो कलेक्टर करंट है वो स्टेबल नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हमने चूज किया है 3 मिली एम्पियर, हमने बाइसिंग की है 3 मिली एम्पियर, तो कलेक्टर करंट 3 मिली एम्पियर पर ही होनी चाहिए, हमेशा स्टेबल होनी चाहिए जब भी हम अपना सर्किट ऑपरेट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑपरेट कर रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है। कलेक्टर करंट क्या होती है? थोड़ी बहुत वेरी होती है। तो हमें वही करना है, हमें ऐसी बाइसिंग करनी है। अभी हम आगे पढ़ेंगे बाइसिंग। तो बाइसिंग का एक पर्पज ये भी हो जाएगा, पहला पर्पज होगा कि वो एक्टिव रीजन में काम करे बीजेटी, और दूसरा पर्पज ये भी हो जाएगा कि कलेक्टर करंट वहां पे स्टेबल होनी चाहिए। तो हमें ऐसी बाइसिंग करेंगे, तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे कि इसको हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड होती हैं। अभी हमें पढ़ना है कौन कौन से फैक्टर हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको बीटा, एक तो है बीटा, एक है आईबी और एक है आईसीओ। कि अगर इन तीनों में वेरिएशन होगा तो पक्का है आईसी वेरी करेगी। अब इन तीनों का जो वेरिएशन देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया, तो जो मेन फैक्टर होता है ना वो होता है आईसीओ। मैं अभी तीनों का बताऊंगा कि अगर मैं बोलूं कि पहला वेरिएशन इन आईसीओ कितना होगा, वेरिएशन इन आईसीओ। अगर मैं आईसीओ की बात करूं तो आईसीओ है क्या? बेसिकली इट इज द रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट एट कलेक्टर जंक्शन, इसलिए हमने लिखा उसको आईसीओ। दैट मींस रिवर्स सैचुरेशन करंट एट कलेक्टर जंक्शन। तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो माइनॉरिटी कैरियर्स पर डिपेंड करती है, मेनली माइनॉरिटी कैरियर्स पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, उनकी जो परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो आईसी की वैल्यू होती है वो आईसीयू पर डिपेंड कर रही है। तो अगर आईसीयू चेंज होगा, माइनॉरिटी कैरियर करंट टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, अगर आईसीयू चेंज होगी तो आईसी भी चेंज होगी। ठीक है, तो कितना चेंज होता है? जो आईसीयू होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो ये 7% से इंक्रीज करती है, 7% से इंक्रीज करती है।
और अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ये डबल हो जाती है, ये डबल हो जाती है। आप चेक कर लेना 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 7% बढ़ रही है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जस्ट डबल हो जाएगी। इसको मतलब अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं यहाँ पे कि ICO at T2 इक्वल टू ICO at T1 2 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10 अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हो तो करंट कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। या फिर मैं जो परसेंटेज चेंज लिख रहा हूँ डेल IC अपॉन डेल टी, टेम्परेचर के साथ कितना चेंज होगा तो वो मैंने लिखा 0.07 ऑफ ICO, डेट मीन 7% ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ ICO। 7% के साथ वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इतने पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको वेरिएशन याद रखना है। तो देखो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ICO की वैल्यू चेंज होगी और ICO चेंज होगा तो IC पक्का चेंज होगी, इतना श्योर है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर हो सकता है कि IB चेंज हो सकते हैं। तो IB किस पर डिपेंड करती है, जब हमने कॉमन इमीटर पढ़ा था तो IB बेसिकली जो इमीटर जंक्शन का फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, BBE बोलो या फिर VEB बोलो, किसी फॉर्म में बोल सकते हो आप, NPN या फिर PNP है, बेसिकली इमीटर जंक्शन के फॉरवर्ड वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं बोलूं कि सेकेंड वेरिएशन इन BBE, BB मतलब इमीटर जंक्शन का फॉरवर्ड वोल्टेज BBE, कि अगर BBE चेंज होगा तो IB चेंज होगी, पक्का चेंज होगी, क्योंकि IB जो डिपेंड करती है वो BBE पर डिपेंड करती है। तो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है किसी भी पीएन जंक्शन का, जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो 2.5 मिली वोल्ट से कम हो जाता है। माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट होना, माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट होना, कि अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो BBE की वैल्यू है वो 2.5 मिली वोल्ट से कम हो जाएगी। कुछ कुछ बुक में 2.4 लिखा होता है, 2.3 भी लिखा होता है, कोई कई जगह आपको 2.6 ही मिल जाएगा, बट मैंने एक टिपिकल वैल्यू लिखी है 2.5 मिली वोल्ट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर BBE कम होगा, अगर BBE वेरी करेगा तो पक्का है, अगर BBE वेरी करेगा तो BBE की वजह से IB वेरी करेगी और IB वेरी करेगी तो IB की वजह से IC पक्का वेरी करेगी। इसका मतलब दूसरा फैक्टर हमें मिल गया BBE, या फिर हम दूसरी भाषा में बोला IB, कि अगर BBE चेंज होगी तो IB चेंज होगी, IB चेंज होगी तो IC चेंज होगी। दूसरा फैक्टर मिल गया। तीसरा फैक्टर क्या है अपने पास, बीटा। अब बीटा भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट बीटा मेनली क्या पूछा जाता है कि अगर आप किसी ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हो, अगर मान लो आपके पास कोई सर्किट है, आप कोई सर्किट बनाए हुए हो पहले से, और आपका कोई ट्रांजिस्टर मान लो खराब हो गया, आपने एक ट्रांजिस्टर लिया था जिसका बीटा है 99, एक बीटा आप यूज कर रहे थे 99 है, और आप चाहते हो कि यार वो बीजेटी पुराना हो गया, मैं बीजेटी चेंज कर दूं। अगर आपने बीजेटी चेंज किया तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है कि जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसका बीटा एग्जैक्टली 99 हो। दो ट्रांजिस्टर के बीटा एग्जैक्टली बराबर नहीं हो सकते कभी भी। तो अगर आप ट्रांजिस्टर रिप्लेस करते हो या फिर टेम्परेचर चेंज करते हो तो बीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूं, वेरिएशन इन बीटा, वेरिएशन इन बीटा। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे या फिर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करोगे तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किस किस वजह से, ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट, ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो आपका क्या होगा, बीटा विल बी चेंज, बीटा विल बी चेंज। और अगर बीटा चेंज होगा तो आईसी की वैल्यू पक्का है कि अब वो जो मैंने 3 मिली एम्पियर बोला था वो 3 मिली एम्पियर ना हो गया, हो सकता है कुछ और हो जाए, हो सकता है वो बढ़ जाए 3.5 हो जाए, 4 मिली एम्पियर हो जाए, मतलब अब आईसी की वैल्यू स्टेबल नहीं है। तो देखो हमें यहाँ पे 3 फैक्टर मिल गए, एक तो मिल गया आईसीओ, एक मिल गया बीबीई और एक मिल गया हमें बीटा। अगर ये तीनों वैल्यू चेंज होंगी टेम्परेचर के साथ तो आईसी की वैल्यू पक्का है चेंज होगी। इसका मतलब जो आईसी अगर मैं लिखूं कि आईसी इज द फंक्शन ऑफ आईसीओ बीबीई और बीटा, कि अगर आईसीओ बीबीई और बीटा चेंज होगा तो आईसी की वैल्यू पक्का चेंज होगी। और आईसीओ बीबीई और बीटा क्या है, दीज आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
दीज आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आपको कोई एक ऐसा फंक्शन दिया जाए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि अगर आपको दिया जाए y इज द फंक्शन ऑफ x और x इज द फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल सपोज टाइम, x इज द फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल सपोज टाइम, तो अगर आपको निकालना है कि टाइम चेंज होने पर y में कितना चेंज आएगा, डेल्टा y, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल y बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये चीज लिखेंगे, डेल y बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये चीज हम लिखेंगे हमेशा। तो अगर आईसीओ बीबीई और बीटा में चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो मैं बोलूं नेट चेंज इन आईसी, नेट चेंज इन आईसी वो कितना होगा, आईसी में कितना चेंज होगा, तो जो डेल्टा आईसी होगा वो देखो हम क्या लिखेंगे, डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ इंटू डेल्टा आईसीओ प्लस डेल आईसी अपॉन डेल बीबीई इंटू डेल्टा बीबीई प्लस डेल आईसी अपॉन डेल बीटा इंटू डेल्टा बीटा इंटू डेल्टा बीटा। ध्यान से देखेंगे, अब जो नेट चेंज है डेल्टा आईसी, ये क्या होगा, इसको मैं ले लेता हूँ एस, अभी बताता हूँ मैं एस है क्या, इंटू डेल्टा आईसीओ प्लस इसको लिखता हूँ मैं एस डैश, इसको लिखता हूँ डेल्टा बीबीई, इसको लिखता हूँ मैं एस डबल डैश डेल्टा बीटा। अब सुनेंगे एस डैश और एस डबल डैश क्या है, तो एस डैश इक्वल टू है डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईसीओ, एस डैश इक्वल टू है डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा बीबीई, एस डबल डैश है डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा बीटा, और ये तीनों कहलाते हैं, सॉरी दिस इज नॉट एस डैश, दिस इज एस कॉमा एस डैश कॉमा एस डबल डैश कहलाते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। और इससे क्वेश्चन जरूर आता है, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएगा, स्पेशली आईईएस और एसएससी जेई में न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाता है छोटा सा, और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर, अब देखो हम चाहते हैं कि जो नेट चेंज इन आईसी है वो कम से कम हो, अगर हम चाहते हैं कि कलेक्टर करंट स्टेबल हो, इसका मतलब जो उसमें चेंज हो रहा है वो कम से कम होना चाहिए, इसका मतलब डेल्टा आईसी की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और डेल्टा आईसी की वैल्यू कम से कम कब होगी, जब स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम से कम होगी। इसका मतलब किसी भी सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उस सर्किट की कलेक्टर करंट उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टेबिलिटी फैक्टर should be smaller in any circuit। तो अपने पास तीन स्टेबिलिटी फैक्टर हैं, एस डैश और एस डबल डैश, बट अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले हैं तो मोस्टली जो आपका मेन फैक्टर है, अगर मैं देखूं इन तीनों में से कि बीटा आईसीओ और बीबी में जो मेन फैक्टर होता है वो होता है आईसीओ। आईसीओ इज द माइनॉरिटी कैरियर करंट, वो तो आपकी चेंज होनी ही होनी है, और बहुत ज्यादा चेंज होनी है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वो डबल हो जाती है। इसका मतलब जो हमें कैलकुलेट करना है वो मेनली हमें फोकस करना है एस पर, कि स्टेबिलिटी फैक्टर एस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, हम किसी भी सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर अगर निकालना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, और वो चीज आपको याद रखनी है, वहां से आपको पता लगेगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको बाइसिंग दे देगा, 3 सर्किट दे देगा या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सी बाइसिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये है कि किसमें कलेक्टर करंट सबसे ज्यादा स्टेबल है, किसमें स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम है। तो आपको किसी भी सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना आना चाहिए कि हमें किसी भी सर्किट दिया हुआ है, कैसी बाइसिंग दी गई है, तो हम उसका स्टेबिलिटी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो मेन फोकस रहेगा अपना स्टेबिलिटी फैक्टर एस पर, हम इसी पे फोकस करते हैं अपना, कि स्टेबिलिटी फैक्टर एस इक्वल टू है डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिखूं इट इज the change in collector current because of change in ICO due to change in temperature। कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आईसीओ चेंज हो रहा है, और आईसीओ चेंज होने की वजह से आईसी में कितना चेंज आ रहा है, डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ निकालना है। दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव, आपको ध्यान रखना, दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव।
तो अपने पास आईसी की इक्वेशन क्या थी? आईसी की इक्वेशन थी आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आईवी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ। अब हमें निकालना है डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ। हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को आईसी की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट कर देते हैं। So IV is the function, IV is also a function of IC basically. IV और IC भी कैसे होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मैं IC की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो IV भी डिफरेंशिएट होगा, बट बीटा क्या होगा? बीटा अभी हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, जो अपना दूसरा फैक्टर है वो कांस्टेंट है। तो देखेंगे जो IC की रिस्पेक्ट में करूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू आईसी, आईसी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 इक्वल टू बीटा डेल आईवी अपॉन डेल आईसी प्लस 1 प्लस बीटा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल आईसी अपॉन डेल आईसी। बट हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डेल आईसी अपॉन डेल आईसी। तो यहाँ से डेल आईसी अपॉन डेल आईसी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आईवी अपॉन डेल आईसी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि स्टेबिलिटी फैक्टर एस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एस इक्वल टू है डेल आईसी अपॉन डेल आईसी इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आईवी अपॉन डेल आईसी। अब किसी भी सर्किट में हम स्टेबिलिटी फैक्टर एस की वैल्यू निकालें कैसे? सिंपल से स्टेप है। क्या क्या स्टेप है? पहला स्टेप है, कैलकुलेट कर रहे हैं हम स्टेबिलिटी फैक्टर किसी भी सर्किट के लिए। हमें पहला स्टेप क्या करना है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आईवी बाय अप्लाइंग KVL इन एप्रोप्रिएट लूप। एप्रोप्रिएट लूप का मतलब समझेंगे यहाँ पे। एप्रोप्रिएट लूप का मतलब है कि डोंट कंसीडर दैट लूप in which BCE and BCB are coming। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब हमें KVL अप्लाई करनी है, इसलिए मैंने सबसे पहले KVL लगाना सिखा दिया आपको सर्किट में। कि KVL आपको कैसे लगाना है। अगर जिसने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वाला लेक्चर देखो जिसमें मैंने DC एनालिसिस किया था बीजेटी का। वहां पे मैंने सिखाया था कि आपको केवीएल कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से वोल्टेज होते हैं, बीसीई, बीसीबी, वीबीई, कौन कौन से वोल्टेज होते हैं, वहां पे हमें कैसे केवीएल अप्लाई करना है। तो हमें ऐसा कोई भी लूप सेलेक्ट नहीं करना है जिसमें बीसीई और बीसीबी आ रहे हो, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट कंसिडर नहीं किए जाते हैं। जब हम डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ निकाल रहे हैं तब बीसीई और बीसीबी ये दोनों कांस्टेंट कंसिडर नहीं किए जाते हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं सिर्फ बीबीई आपका कांस्टेंट। अगर बीबी कांस्टेंट है तो आपका जो अपना दूसरा फैक्टर था उसको हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक। सेकंड स्टेप क्या होगा? जब हम आईवी निकाल लेंगे तो हमें निकालना है कैलकुलेट डेल आईवी अपॉन डेल आईसी, कि डेल आईवी अपॉन डेल आईसी की वैल्यू कितनी होगी। और तीसरा स्टेप सिंपल यही है कि हमें इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आईवी अपॉन डेल आईसी। इस फॉर्मूले में डेल आईवी अपॉन डेल आईसी की वैल्यू पुट कर देनी है और हमें क्या मिल जाएगा? स्टेबिलिटी फैक्टर एस की वैल्यू मिल जाएगी। आप ऑब्जर्व करोगे जब आप मैथमेटिकल क्वेश्चन करोगे, ऑब्जर्वेशन से आई है ये चीज है कि जो डेल आईवी अपॉन डेल आईसी की वैल्यू है, ये चीज ऑब्जर्वेशन से आई है, जो डेल आईवी अपॉन डेल आईसी की वैल्यू है वो -1 से लेके 0 के बीच में वेरी करती है हमेशा। -1 से लेके 0 के बीच में कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर एस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है? कि स्टेबिलिटी फैक्टर एस की वैल्यू मिनिमम कब होगी? मिनिमम कब होगी? कि जब डेल आई बी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू -1 होगी। तो वो वैल्यू होगी कितनी? स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी कहां से कहां तक? एक तो होगी 1 प्लस बीटा और एक होगी 1। देखो जब आप डेल आई बी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू -1 पुट करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1।
और मैक्सिमम कितनी हो सकती है जब डेल आई वी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू जीरो आएगी, जीरो होगी। अगर जीरो पुट करोगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होगा, 1 प्लस बीटा। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेबिलिटी फैक्टर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 प्लस बीटा। इसका मतलब जिस सर्किट की वैल्यू टेंडिंग टू 1 हो रही है, जिस सर्किट में स्टेबिलिटी फैक्टर टेंडिंग टू 1 हो रही है या फिर एग्जैक्टली 1 हो रही है, शायद उस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम है। इसका मतलब उसमें कलेक्टर करंट हाईली स्टेबल है। और अगर जिस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस बीटा हो रहा है या फिर टेंडिंग टू 1 प्लस बीटा हो रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 100 के आसपास होती है, 100 150 के आसपास। तो स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उसमें कलेक्टर करंट हाईली अनस्टेबल होगी, उसमें कलेक्टर करंट स्टेबल नहीं हो सकती है। अब हमें जानना ये है कि कलेक्टर करंट अगर स्टेबल नहीं है तो उसमें क्या क्या अनडिजायर्ड इफेक्ट होंगे सर्किट में, उसके हमें क्या क्या कंसेक्वेंसेस हमें क्या क्या देखने पड़ेंगे। तो सुनेंगे कि अगर आपकी आईसी कांस्टेंट नहीं है, तो पहला पॉइंट तो है कि किसी भी सर्किट का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो होता है बीसीई कॉमा आईसी। अब ये पढ़ाऊंगा डीसी लोड लाइन, तो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है बीसी कॉमा आईसी। अगर आईसी आपकी स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू। ऑपरेटिंग पॉइंट कभी भी स्टेबल नहीं होगा। अगर मान लो अभी मैं पढ़ाऊंगा डीसी लोड लाइन, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं अगली क्लास में ही पढ़ाऊंगा डीसी लोड लाइन। मान लेते हैं ये है डीसी लोड लाइन, ऑपरेटिंग पॉइंट आपका यहाँ पर है, ऑपरेटिंग पॉइंट आपका यहाँ। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ मिडिल में है तब तो वो कैसे काम करेगा, एक्टिव रीजन में काम करेगा और एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। इसका मतलब जो आउटपुट मिलेगा वो हमें अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा। बट अगर क्यू पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाता है, अगर आईसी की वैल्यू चेंज होगी तो आपका क्यू पॉइंट भी शिफ्ट होगा। हो सकता है क्यू पॉइंट आपका यहाँ पहुंच जाए, देखेंगे क्यू पॉइंट आपका यहाँ पहुंच जाए या फिर क्यू पॉइंट आपका यहाँ पहुंच जाए। ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं सैचुरेशन और कट ऑफ पॉइंट। इसका मतलब ये हो सकता है जो आपका क्यू पॉइंट है, अगर आईसी आपकी अनस्टेबल है, आईसी चेंज हो रही है, तो क्यू पॉइंट आपका शिफ्ट होके वर्स्ट केस में हो सकता है सैचुरेशन में पहुंच जाए, हो सकता है वर्स्ट केस में वो कट ऑफ रीजन में पहुंच जाए। इसका मतलब हम तो बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर काम करा रहे थे, अपना जो एप्लीकेशन था वो था एम्पलीफायर, बट टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आईसी की वैल्यू चेंज हुई और वर्स्ट केस में क्या हो गया कि वो या तो सैचुरेशन में पहुंच गया या फिर कट ऑफ में पहुंच गया। इसका मतलब अब वो बीजेटी एज ए एम्पलीफायर काम नहीं कर रहा, अब तो वो एज ए स्विच काम करने लगेगा। अपनी तो पूरी ऑपरेशन ही खराब हो गई है। इसका मतलब आईसी की वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। सेकंड हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें थर्मल रन अवे अकर हो सकता है, थर्मल रन अवे अकर हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा थर्मल रन अवे क्या होता है, कि अगर आईसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि आपका बीजेटी डैमेज कर जाए, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल रन अवे। अभी मैं बताऊंगा क्या प्रोसेस होती है ये थर्मल रन अवे की, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो। अगले लेक्चर में बताऊंगा थर्मल रन अवे क्या होता है। तो ये दो आपके अनडिजायर्ड इफेक्ट हो सकते हैं कि क्यू पॉइंट आपका शिफ्ट हो सकता है और थर्मल रन अवे अकर हो सकता है। अब मैं एक सर्किट ले लेता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि आपको स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे फाइंड करना है, बाकी के सर्किट आप फिर सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो एक सर्किट है, ये बीसीसी है, ये ग्राउंड है, ये आरबी है, ये आरसी है, ठीक है। मुझे इसमें निकालना है कि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा। देखेंगे जरा प्रोसीजर क्या है, मुझे आईवी का एक्सप्रेशन निकालना है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ आईवी बाय अप्लाइंग प्रॉपर या फिर एप्रोप्रिएट केवीएल। तो केवीएल में देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन कौन से वोल्टेज हैं, तो एक तो होता है बीसीई, ये होता है बीसीबी और ये होता है बीबीई। तो देखो हमें ना तो बीसीबी वाला लूप लेना है, ना हमें बीसीई वाला लूप लेना है, हमें सिर्फ बीबीई वाला लूप लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें करंट कितनी होगी, इसमें करंट होगी आईसी प्लस आईवी, क्योंकि ये करंट है आईसी, ध्यान रखना है। इसमें करंट कितनी होगी, इसमें करंट होगी आईवी, इस डायरेक्शन में आईवी। तो अब मैं कौन सा लूप लगाऊंगा देखेंगे। अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाने वाला हूँ, ये वाला लूप मैंने सिलेक्ट किया, ये लूप। तो अब मैं यहाँ पे केवीएल क्या लिखूंगा, माइनस का बीसीसी प्लस आरसी इंटू आईसी प्लस आईवी प्लस आरबी इंटू आईवी प्लस बीबीई इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप आईवी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, ये आएगी बीसीसी माइनस बीबीई डिवाइड बाई आरबी प्लस आरसी माइनस आईसी इंटू आरसी अपॉन
आरबी प्लस आरसी, ये चीज आ गई। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था कि हमें डेल आई बी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएट करना है आई सी के रेस्पेक्ट में। तो ये तो कांस्टेंट है, पहला टर्म क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका कितना हो जाएगा? 0 माइनस इसका हो जाएगा माइनस आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा? डेल आई बी अपॉन डेल आई सी वैल्यू पुट कर दो, तो एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। इसका मतलब इस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? बेसिकली 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। इसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर आप देखो रजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, जो हमने बाइसिंग की है ना आर सी और आर बी, उस पर डिपेंड कर रहा है। ये आपकी कहलाती है कलेक्टर बाइसिंग सर्किट। उस पर डिपेंड करने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं आरसी और आरबी को कुछ ऐसा सिलेक्ट करूंगा कि स्टेबिलिटी फैक्टर एस की वैल्यू क्या हो जाए? कम से कम हो जाए। कम से कम कैसे हो सकती है? अगर मैं आरसी की वैल्यू ज्यादा रखूं, आरबी की वैल्यू कम रखूं। अगर मैं आरसी की वैल्यू ज्यादा रखूंगा तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा सर्किट लूं, कुछ ऐसा सर्किट है, देखेंगे ध्यान से, फिक्स बाइसिंग सर्किट। अभी मैं बाइसिंग पढ़ाऊंगा, ये कहलाती है फिक्स बाइस सर्किट। ये आरबी है, ये आरसी है, ये बीसीसी है। अब मुझे निकालना है इसका स्टेबिलिटी फैक्टर। तो अगेन देखो मैं वोल्टेज यहाँ पे तो कर देता हूँ, दिस इज बीसीई, दिस इज बीसीबी एंड दिस इज बीबीई, बीबीई। यहाँ पे करंट कितनी होगी? आईसी। यहाँ पे करंट कितनी होगी? आईबी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है पहले भी। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप सबसे पहले वो वाला लेक्चर देख लो जिसमें मैंने डीसी एनालिसिस बताया था बीजेटी का। ठीक है, अब मैं देखो ये कौन सा लूप सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं ये वाला लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला लूप, ये वाला लूप। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? माइनस बीसीसी प्लस आई बी इंटू आर बी प्लस बीबीई और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो आई बी की वैल्यू आएगी वो आएगी बीसीसी माइनस बीबीई अपॉन आर बी। अब मैं अगर डेल आई बी अपॉन डेल आई सी निकालता हूँ तो शायद ये वैल्यू तो जीरो आएगी, और अगर ये वैल्यू जीरो आएगी तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 प्लस बीटा। इसका मतलब इस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर कितना है? 1 प्लस बीटा। सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी 1 प्लस बीटा। इसलिए फिक्स वायर सर्किट को हम अपने एप्लीकेशन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फिक्स वायर सर्किट में स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है? 1 प्लस बीटा। इसलिए कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी? हाईली अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए हम फिक्स वायर सर्किट को, इसको हम बोलते हैं फिक्स वायर सर्किट। दिस इज द फिक्स वायर सर्किट। अभी मैं बाइसिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर ही बताऊंगा फिक्स वायर सर्किट, और ये कहलाता है अपना कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट, कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हमें स्टेबिलिटी फैक्टर किसी भी सर्किट का कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कम वैल्यू होगी तो वो क्या शो करेगा, हाई वैल्यू होगी तो क्या शो करेगा, कलेक्टर करंट हमें क्यों स्टेबल रखना है, अगर अनस्टेबल है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। So if you really like my video, please like, share and subscribe to the channel. Thank you.